हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका द सोशियो वाला प्लेटफॉर्म पर। यहाँ हम सोशियोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग एग्ज़ाम्स में जितने भी पीवाईक्यूज़ रहे हैं उनको विद कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं और साथ ही में उस हर फैक्ट को जिससे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न बन सकते हैं उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग भी कराते हुए चल रहे हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम अधिक से अधिक फ़ायदा मिल सके। ये सीरीज़ उन सभी के लिए फ़ायदेमंद है जो असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, सेट और पीजीटी से संबंधित एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। और इसका बेनिफिट आपको तभी मिल पाएगा जब आप इस सीरीज़ को रेगुलर देखेंगे, क्योंकि इसमें कई सारे फैक्ट्स इतने बार आपके सामने से गुजरेंगे जो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिक्स हो जाएंगे। और सीरीज़ यदि आपको पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें कहा गया है कि अरबिंदो के अनुसार सच्चे राष्ट्रवाद के विकास के लिए निम्न में से कौन सी एक दशा आवश्यक है। तो डॉक्टर अरबिंदो जो अरबिंदो हैं वो एक योगी और दार्शनिक हैं और इनकी बुक है द फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर, ह्यूमन साइकिल। और इन्होंने इंटरनेशनल योगा की फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट डेवलप किया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैतिक शिक्षा, ऑप्शन ए। अरबिंदो जो कि भारतीय समाज सुधारक भी हैं और स्वतंत्रता आंदोलन से इनका नाता रहा है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि ह्यूमन साइकिल के रचयिता कौन है। भगवान दास, डॉक्टर अरबिंदो, एम के गांधी या राधा कृष्ण। तो इसका राइट आंसर होगा श्री अरबिंदो, ऑप्शन बी। श्री अरबिंदो ने द लाइफ डिवाइन की भी रचना की है जो एग्जाम में काफी पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्न में से किसने बुक व्यू और फील्ड व्यू में विभेदीकरण किया है। ए आर देसाई, जी एस घुर्रे, हेमंत श्रीनिवास और आई पी देसाई। तो इसका राइट आंसर होगा हेमंत श्रीनिवास। हेमंत श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने डोमिनेंट कास्ट का भी कॉन्सेप्ट दिया है अर्थात प्रभु जाति का कॉन्सेप्ट। इन्होंने पश्चिमीकरण अर्थात वेस्टर्नाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने सेकुलराइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है अर्थात धर्मनिरपेक्षीकरण। और इन्होंने फील्ड व्यू मेथड को अपनाया है भारतीय समाज के अध्ययन में। और जबकि जी एस घुर्रे हैं इन्होंने भारतीय समाज का अध्ययन करते समय बुक व्यू मेथड को फॉलो किया है अर्थात जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं और जो वेद पुराण इत्यादि के अध्ययन से ही भारतीय समाज को समझने का प्रयास प्रयास किया है। जबकि एम एन श्रीनिवास ने बुक व्यू के साथ साथ फील्ड व्यू मेथड को भी अपनाया है और इन दोनों को अपनाकर भारतीय समाज का अध्ययन किया है। इस प्रकार जो एम एन श्रीनिवास है इन्होंने बुक व्यू और फील्ड व्यू के मध्य अंतर पैदा किया है। जी एस घुर्रे को समझ लेते हैं। जी एस घुर्रे जिन्हें भारतीय समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है और जी एस घुर्रे ने भारतीय समाज की एकता का सिद्धांत दिया है जिसमें ये कहते हैं कि जो एकता है इसको दो सूत्र हैं। पहला है हिंदू धर्म और उसकी संस्थाएं और दूसरा है सांस्कृतिक समरूपता। हिंदू धर्म और उसकी संस्थाएं और सांस्कृतिक समरूपता ही भारतीय समाज की एकता के दो आधारभूत सूत्र हैं। और साथ ही में इन्होंने जाति के 6 लक्षणों पर चर्चा की है और ज्वाइंट फैमिली का भी कॉन्सेप्ट दिया है और कहा है जैसे जैसे समाज बदल रहा है आधुनिकता के साथ साथ जैसे जैसे बदलाव हो रहा है वैसे वैसे ज्वाइंट फैमिली का स्थान एक्सटेंडेड फैमिली लेती जा रही है जो शहरों में रहते हुए भी अपने गांव के परिवार से जुड़ी हुई हैं। लेकिन ज्वाइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ है। इन्होंने कास्ट एसोसिएशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है और कहा है कि शहरीकरण और सामाजिक परिवर्तन के दौर में कास्ट एसोसिएशन का उदय हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मिलान का क्वेश्चन आया है, ये भी अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है। सांस्कृतिक विविधता, तो इसका राइट आंसर होगा सांस्कृतिक विविधता डीपी मुखर्जी। सामाजिक विविधता, सामाजिक विविधता बी आर अम्बेडकर ने।
दिया है। पवित्रता और प्रदूषण, ये लुई डूमा का कॉन्सेप्ट है। स्वतंत्रता आंदोलन, ये AR देसाई का कॉन्सेप्ट है। इस प्रकार से राइट आंसर 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। इन कॉन्सेप्ट को अगर समझना है तो मेरी पुरानी वीडियोस पर जाइए, उस पे मैंने इन सभी को अच्छे से एक्सप्लेन करके रखा है। और जो MCQs करवाए हुए हैं पुरानी वीडियोस में, उनमें मैंने इन सभी कॉन्सेप्ट्स का अच्छे से विश्लेषण किया है। यहाँ पर DP मुखर्जी को हम और समझ लेते हैं। DP मुखर्जी जो कहते हैं कि जो परंपरा और आधुनिकता है वो एक दूसरे की विरोधी नहीं है। परंपरा का विकास आधुनिकता के ढांचे के भीतर ही हुआ है और इन दोनों में संतुलन की स्थिति है। परंपरा जो है वो गतिशील और नए विचारों को आत्मसात कर लेती है। जो भारतीय परंपरा है उसमें ऐसा स्वभाव है कि वो गतिशील है, समय के साथ अपने आप में थोड़ा परिवर्तन भी कर लेती है। और जो नए विचार हैं उन्हें, जो नए तार्किक विचार हैं उन्हें आत्मसात भी कर रही है। और इन्होंने भारतीयकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया है, अर्थात पश्चिम की जो परंपराएं हैं उन वो भारत में आकर उनका भारतीयकरण हो गया है। उन्हें भारत के माहौल के हिसाब से ढाल लिया गया है। और इन्होंने रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल इन सोशल चेंज का भी कॉन्सेप्ट दिया है कि सामाजिक परिवर्तन में बुद्धिजीवियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। ये एक सांस्कृतिक पुल की तरह कार्य करते हैं और ये समाज के मार्गदर्शक होते हैं। और इनकी जो अप्रोच रहा है DP मुखर्जी का, वो हिस्टोरिकल अप्रोच भी अपनाया है इन्होंने। साथ ही में इन्होंने भारतीय समाज के भीतर जाति और वर्ग, इनके मध्य की अंतरक्रिया का भी अध्ययन किया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि BR अम्बेडकर ने एक मंत्र दिया है, शिक्षित बनो, संगठित हो और डैश। तो इनका राइट आंसर होगा आंदोलन करो। इनकी BR अम्बेडकर की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिन्हें अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, जैसे एनिलिशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया। इनकी दूसरी बुक है हु वर द शूद्रास और द अनटचेबल, हु वर दे, व्हाई दे बिकम अनटचेबल। ये भी है बुद्धा एंड हिज धर्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। ये भी इनकी बुक है। और इन्होंने दो संगठन की स्थापना की जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहा है, जैसे इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना इन्होंने 1936 में की और बहिष्कृत हितकर्मी सभा की स्थापना इन्होंने 1924 में की। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि लखनऊ में DP मुखर्जी के समकालीन कौन थे। AR देसाई, रामकृष्ण मुखर्जी, राधा कमल मुखर्जी, ये DN मजूमदार, हेमंत दत्ता, DD कौशाम्बी, AK शरण एवं BK सरकार। तो वी ऑल नो दैट ये ऑप्शन बनेगा नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा राधा कमल मुखर्जी और DN मजूमदार। अब राधा कमल मुखर्जी और DP मुखर्जी दोनों ने भारतीय समाजशास्त्र के संस्थाकरण अर्थात इंस्टीट्यूशनलाइज करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और इनका जो अप्रोच रहा है वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच रहा है, अर्थात इन्होंने भारतीय समाज को समझने में एकीकरण पर बल दिया है, अलग अलग विषयों के एकीकरण पर बल दिया है। और जो GS घुर्रे, MN श्रीनिवास भी इसमें शामिल होते हैं, ये भी इन्हीं के समकालीन रहे हैं। हालांकि AR देसाई को भी माना जाता है, लेकिन ये DP मुखर्जी से थोड़े से बाद के कहे जाते हैं। तो इसलिए इसका राइट आंसर राधा कमल मुखर्जी और DN मजूमदार है, जो DP मुखर्जी के समकालीन विचारक माने जाते हैं। और DP मुखर्जी की कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे प्रॉब्लम ऑफ इंडियन यूथ, मॉडर्न इंडियन कल्चर, डायलेक्टिक
बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी, ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जिन्हें एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एम श्रीनिवास ने जाति और धर्म के अध्ययन में किस पहलू पर बल दिया है। तो जाति और धर्म के अध्ययन में उन्होंने अपने किस पहलू पर बल दिया है? ऑप्शन है सैद्धांतिक अवधारणात्मक, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, संघर्ष सहयोग या परंपरा आधुनिकता। तो इनका राइट आंसर होगा संरचनात्मक प्रक्रियात्मक, ऑप्शन बी। क्योंकि एमएन श्रीनिवास ये एक संरचनात्मक और प्रक्रियावादी माने जाते हैं, संरचनावादी और प्रक्रियात्मक विचारक हैं। और इनके कुछ कॉन्सेप्ट जो अभी हमने देखे एमएन श्रीनिवास के, कि इन्होंने संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है, इन्होंने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट दिया है, पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट दिया है और सेकुलराइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया है। और इनकी जो अध्ययन की पद्धति है वो फील्ड व्यू है। और इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती हैं, जैसे इंडियाज विलेज एमएन श्रीनिवास की है और इंडियन विलेज जो है ये एससी दुबे की है। तो इन दोनों बुक्स में कंफ्यूज मत होइएगा। इंडियाज विलेज एमएन श्रीनिवास और इंडियन विलेज एससी दुबे। दूसरी बुक है इनकी विलेज, कास्ट, जेंडर एंड मेथड। एक और बुक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया। आगे बढ़ते हैं। जीएस घुर्रे ने कैम्ब्रिज में किससे प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो जीएस घुर्रे भारत से उठकर कैम्ब्रिज गए थे अपना अध्ययन पूरा करने के लिए। और जब ये कैम्ब्रिज गए तो इन्होंने WHR रिवर्स के साथ मिलकर एथनिक थ्योरी ऑफ कास्ट पर शोध कार्य किया। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक लुई डूमा के समाजशास्त्र के क्षेत्र में योगदान के लिए सही नहीं है। अर्थात पूछा गया है कोई लुई डूमा ने इनमें से किसमें योगदान नहीं दिया है। ऑप्शन है जाति संस्करण की प्रकृति में, या संस्करण का सिद्धांत, शुद्ध एवं अशुद्ध में, सभ्यताओं की तुलना में, आदिम सामाजिक संरचना में। तो हम जानते हैं कि लुई डूमा ने आदिम सामाजिक संरचना में अपना योगदान नहीं दिया है, आदिम सामाजिक संरचना को समझने में अपना योगदान नहीं दिया है और ये इनके अध्ययन का केंद्र बिंदु भी नहीं रहा है। लुई डूमा ने जिन जिन पर कॉन्सेप्ट दिए हैं वो है इंडिविजुअलिज्म वर्सेस होलिज्म का कॉन्सेप्ट, व्यक्तिवादिता बनाम समग्रता का, वर्ण जाति व्यवस्था पर इन्होंने अध्ययन किया है। और वर्ण जाति व्यवस्था के अध्ययन में इन्होंने हायरार्चिकल जाति व्यवस्था की हायरार्ची का अध्ययन किया है, जाति व्यवस्था के पदानुक्रम का वर्णन किया है। इसी क्रम में इन्होंने शुद्धता और अशुद्धता का भी कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ होल अर्थात समग्र की अवधारणा का भी अध्ययन किया है, जिसमें ये कहते हैं कि समाज में सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है और जो सब एक दूसरे से कनेक्टेड है तो उसे ही हम धर्म कहते हैं। मतलब जाति व्यवस्था, धर्म, संस्कृति, रीति रिवाज ये सब आपस में कनेक्टेड है और जिसे हम धर्म कहते हैं। इन्होंने थ्योरी ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन का भी अपना सिद्धांत दिया है और इन्होंने होमो हेरार्चिकस और होमो इक्विनस का भी कॉन्सेप्ट दिया है, जिसमें ये कहते हैं जो होमो हेरार्चस है ये भारतीय समाज की व्यवस्था है, भारतीय समाज में देखने को मिलता है। और होमो इक्विनस है ये पश्चिमी समाज में देखने को मिलता है। और साथ ही इन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ आइडियोलॉजी विचारधारा के महत्व पर भी प्रकाश डाला है। और समाज को समझने के लिए समाज की विचारधारा को समझना आवश्यक है, इस पर इन्होंने बल दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है निम्न में से किन्हें सैद्धांतिक बहुलवाद का प्रैक्टिशनर माना जाता है। जिन्होंने सिद्धांतों के जरिए भारतीय समाज का अध्ययन किया है। AR देसाई, GS घुर्रे, एमएन श्रीनिवास, RK मुखर्जी।
तो इसका राइट आंसर होगा जीएस घुर्रे, क्योंकि इन्होंने बुक व्यू मेथड का प्रयोग किया है अपने भारतीय समाज के अध्ययन में, और भारतीय परंपरा, रीति रिवाज और जो वेद पुराण हैं और जो साहित्य हैं, जो प्राचीन भारतीय साहित्य रहे हैं, उनके आधार पर भारतीय समाज का अध्ययन किया है। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं, जैसे इंडियन साधुज, महादेव कोलिस, ट्राइब कास्ट एंड नेशन, गॉड एंड मैन, कास्ट एंड रेस इन इंडिया, द शेड्यूल्ड ट्राइब और सोशल टेंशन इन इंडिया। ये इनकी कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें लुई डूमा में निम्न में से जाति के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादक रहे हैं? प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक, सांस्कृतिक, पौराणिक। तो राइट आंसर है संरचनात्मक। लुई डूमा वही है जिन्होंने भारतीय समाज में जातियों का पदानुक्रम का सिद्धांत दिया है, और जातियों के पदानुक्रम के अपने सिद्धांत में इन्होंने शुद्धता और अशुद्धता का कॉन्सेप्ट दिया है, पवित्रता और अपवित्रता का कॉन्सेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने हिंदूवाद के आदर्श प्रारूपिक मॉडल का सांस्कृतिक विषय का समर्थन किया है? एम के गांधी, बी आर अम्बेडकर, कबीर और एरियार। तो हम सभी जानते हैं इसका राइट आंसर एम के गांधी है। एम के गांधी ने साथ ही में सत्य अहिंसा का भी सिद्धांत दिया, ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया, सर्वोदय का सिद्धांत दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्न भारतीय समाजशास्त्रियों में से किसने सामाजिक परिघटनाओं के अध्ययन के लिए एकीकृत उपागम की पैरवी की है? एकीकृत उपागम, जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी कह सकते हैं, अर्थात सारे विषयों को एक साथ क्लब करके भारतीय समाज का अध्ययन करना। तो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच फॉलो की है राधाकमल मुखर्जी ने। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि किसने अनुभव किया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं होनी चाहिए, अपितु परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ए आर देसाई, डी पी मुखर्जी, जी एस घुर्रे, एस सी बोस ने। तो इसका राइट आंसर होगा ए आर देसाई। ए आर देसाई, जिन्हें मार्क्सवादी समझा जाता है, और इन्होंने ऐतिहासिक दृष्टिकोण को अपनाते हुए भारतीय समाज का अध्ययन किया है, और इन्होंने राज्य को एक वर्ग संस्था के रूप में देखा है, और कहा है कि राज्य कुछ विशेष वर्गों के हितों का संरक्षक है, जैसे पूंजीपति वर्ग, जमींदार वर्ग। और इन्होंने अपनी बुक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में भारतीय राष्ट्रवाद की आलोचना की है, और कहा है कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन रहा है उसमें मुख्यतः स्वदेशी पूंजीपति वर्ग का वर्चस्व रहा है। और इन्होंने पुलिस राज्य की भी अवधारणा दी है, और भारतीय गांव को इन्होंने विरोधी एकता वाला बताया है। इस प्रकार से इन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता आवश्यक रूप से अराजकता नहीं होनी चाहिए, अपितु परंपरा की रचनात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए। ये इनका फेमस स्टेटमेंट भी रहा है। तो इसका राइट आंसर है ए आर देसाई। आगे बढ़ते हैं। भारत में किसे समाजशास्त्र को इतिहास परतवाद और संस्कृति विज्ञान की छाया से बाहर निकालने का श्रेय दिया जाता है? ये श्रेय उनको दिया जाएगा जो बुक व्यू के साथ साथ फील्ड व्यू
मेथड को अपनाकर भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं। भारतीय समाज के अध्ययन में सिर्फ किताबों पर ही केंद्रित नहीं होते, प्राचीन धर्म ग्रंथों या साहित्यों पर ही केंद्रित होकर भारतीय समाज का अध्ययन नहीं करते, बल्कि भौगोलिक पृष्ठभूमि और परिस्थितियों को देखते हुए भी भारतीय समाज का अध्ययन करते हैं और फील्ड व्यू मेथड को अपनाते हैं। तो ऐसा करने वाले कौन हैं? ऐसा करने वाले एम.एन. श्रीनिवास हैं। एम.एन. श्रीनिवास, जिन्होंने संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट दिया, पश्चिमीकरण का कॉन्सेप्ट दिया, धर्मनिरपेक्षीकरण का कॉन्सेप्ट दिया। धर्मनिरपेक्षीकरण के कॉन्सेप्ट में कहा इन्होंने कि सभी धर्मों को समान रूप से देखना ही धर्मनिरपेक्षीकरण है। प्रभु जाति का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। आगे बढ़ते हैं। निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने दुख प्रकट किया है कि एक संस्था के रूप में जाति की बाधक भूमिका तथा प्रक्रियावादी महत्व अभी भी भारतीय अर्थव्यवस्था के छात्रों द्वारा बहुत ही अपर्याप्त रूप से समझा गया है? ए.आर. देसाई, डी.पी. मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास या लुई डूमा? तो इसका राइट आंसर है ए.आर. देसाई। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने भारतीय परंपराओं का 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया है? तो 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन है एम.एन. श्रीनिवास, मैकम मेरियट, मिल्टन सिंगर, एस.सी. दुबे। राइट आंसर है इसका एस.सी. दुबे। एस.सी. दुबे, जिन्होंने अपने इंडियन विलेज नामक पुस्तक में भारतीय गांव को समझने के कुल 6 आधारों की चर्चा की है और 6 आधार पर भारतीय गांव को समझने का प्रयास किया है। और वो 6 आधार क्या है? जिसमें से पहला आधार है सामाजिक संरचना, दूसरा आधार है लैंड टेन्योर सिस्टम, तीसरा आधार है जीविका के प्रमुख साधन, चौथा आधार है सेटलमेंट पैटर्न अर्थात बसने के पैटर्न के आधार पर, पांचवा आधार है गांव के आकार साइज, छठवां आधार है गांव की एकता और उनकी पहचान। इन आधारों पर इन्होंने भारतीय गांव को समझने का प्रयास किया है और साथ ही भारतीय गांव और शहर में हो रहे परिवर्तनों को भी समझा है। इनका एक और कॉन्सेप्ट है रिचुअल प्योरिटी का कॉन्सेप्ट। रिचुअल प्योरिटी के कॉन्सेप्ट जो कि जाति व्यवस्था का आधार है, जिस पर जाति व्यवस्था टिकी हुई है, और रिचुअल प्योरिटी में जो उच्च जातियां हैं अपने से निम्न निम्न जातियों से दूरी बरतती हैं। और इन्होंने अपना रिचुअल प्योरिटी का कॉन्सेप्ट हैदराबाद के एक गांव है जिसका नाम है शामिलपुर गांव, उसके अध्ययन के आधार पर ये कॉन्सेप्ट दिया है। और इन्होंने साथ ही में ये भी कहा है कि गांव जो है वो सेमी ऑटोनमस है अर्थात अर्ध स्वायत्त है, जो ना तो पूरी तरह से बाहरी दुनिया से कटे हुए हैं और ना ही पूरी तरह से बाहरी दुनिया पर निर्भर हैं। आगे बढ़ते हैं। इसमें सूचियों का मिलान करना है। द्वंद्वात्मक उपागम, ये है डी.पी. मुखर्जी से रिलेट करता है। प्रकार्यात्मक उपागम, ये रिलेट करता है एम.एन. श्रीनिवास और एस.सी. बोस से। भारत विद्या उपागम, जी.एस. घुर्रे। सभ्यागत उपागम, एन.के. बोस और सुरजीत सिन्हा से। तो इस प्रकार से राइट आंसर 4, 1, 2, 3 ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है कि सामाजिक कोष का सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया है? लुई डूमा, कार्डवेल, किंग्सले डेविस, एफ. नोस्टिन। तो इसका राइट आंसर है लुई डूमा। जो सामाजिक कोशिका का सिद्धांत है ये जनसंख्या वृद्धि दर से रिलेटेड करता है।
अर्थात लुई डूमा कहते हैं कि जैसे जैसे व्यक्ति आर्थिक संसाधनों से संपन्न होता जाएगा वैसे वैसे उसमें बच्चा पैदा करने की रुचि कम होती जाएगी, अर्थात संतान पैदा करने के प्रति रुचि उसकी कम होती जाएगी। किंग्सले डेविस ये यूएसए के समाजशास्त्री हैं और इन्होंने डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है और ह्यूमन इकोलॉजी का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है, जिसमें कहा है कि जनसंख्या, पर्यावरण, तकनीक, प्रौद्योगिकी और सामाजिक संगठन सभी एक दूसरे से कनेक्ट कनेक्ट हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इन्होंने वर्ल्ड अर्बनाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है और राइज ऑफ मेट्रोपोलिस का कॉन्सेप्ट दिया है। डेविस मूरे के साथ मिलकर इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण का सिद्धांत बताया है, जिसमें ये समाज के लिए स्त्रीकरण को फायदेमंद मानते हैं, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने ग्रामीण और शहरी भारत में परिवर्तनों को मूल्यांकित करने के लिए भारत में परंपराओं का 6 स्तरीय वर्गीकरण अर्थात 6 फोल्ड क्लासिफिकेशन दिया है? तो जैसा कि अभी हमने देखा, ये क्लासिफिकेशन एच.सी. दुबे ने दिया है अपनी बुक इंडियन विलेज में। आगे बढ़ते हैं, इसमें पुनः सूची का मिलान करना है। बुक व्यू दृष्टिकोण से अध्ययन करने वाले जी.एस. घुर्रे हैं। फील्ड व्यू मेथड को अपनाया है एच.सी. दुबे और एम.एन. श्रीनिवास ने। सभ्यागत दृष्टिकोण को अपनाया है सुरजीत सिन्हा ने। उपाश्रित दृष्टिकोण को डेविड हार्डीमैन ने। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, पुनः सूची का मिलान करना है। जैसे कल्चरल डाइवर्सिटी डीपी मुखर्जी से रिलेट करता है, सोशल जस्टिस बी.आर. अम्बेडकर से, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन लुई डूमा से, फ्रीडम मूवमेंट बी.आर. अम्बेडकर से, नहीं, फ्रीडम मूवमेंट जो है ए.आर. देसाई से रिलेट करता है। तो राइट आंसर 4, 1, 2, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें कहा गया है कि निम्न समाजशास्त्रियों में से किसने मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अध्ययन किया है? तो वो किया है ए.आर. देसाई ने। ए.आर. देसाई जिन्होंने सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद के विकास के चरणों के बारे में भी बात की है। वहीं दूसरी तरफ रामकृष्ण मुखर्जी, जिन्हें भारतीय समाजशास्त्री के साथ साथ सांख्यिकीविद भी माना जाता है, और इन्होंने डायलेक्टिकल थ्योरी ऑफ सोशल चेंज का भी कॉन्सेप्ट दिया है। इन्होंने सोशल इंडिकेटर्स का भी कॉन्सेप्ट दिया है कि समाज में क्या क्या सोशल इंडिकेटर्स होते हैं, और इन्होंने भारतीय समाज के अध्ययन में होलिस्टिक अप्रोच को अपनाया है, समग्र उपागम को अपनाया है। और रामकृष्ण मुखर्जी की बुक भी है, जैसे द डायनेमिक ऑफ रूरल सोसाइटी कल्चर एंड डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं, डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात उसका जन्म भारत में हुआ हो या फिर वह भारतीय समाज संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो या फिर संस्कृति हो या फिर भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि डीपी मुखर्जी कहते हैं यदि भारतीय समाज को समझना है तो सबसे पहले भारत की संस्कृति, रीति रिवाज और परंपराओं को समझना पड़ेगा, तभी वह भारतीय समाज को गहराई से समझ सकता है और उसका अध्ययन कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, ए.आर. देसाई के अनुसार
राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण को किसके द्वारा चित्रित किया गया है? उद्योग विकास, समाजवाद का प्रभाव, खेतीहरों की भागीदारी या स्वशासन? तो इसका राइट आंसर है उद्योग विकास। ये राष्ट्रवाद के विकास का दूसरा चरण है। अब डीपी मुखर्जी ने अपनी पुस्तक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म में राष्ट्रवाद के विकास के चरण के बारे में बताया है और कुछ चरणों की चर्चा की है। जैसे पहला चरण था इकोनॉमिक यूनिफिकेशन बाय ब्रिटिश रूल, मतलब कि ब्रिटिश शासन के द्वारा आर्थिक केंद्रीकरण का चरण। दूसरा चरण था नव निर्मित सामाजिक वर्ग के उदय का चरण। तीसरा चरण था नेशनलिज्म एज अ रिएक्शन, अर्थात राष्ट्रवाद का चरण। चौथा चरण था क्लास कैरेक्टर ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद के वर्ग चरित्र का चरण। तो जो दूसरा चरण था नव सामाजिक वर्ग के उदय का चरण, जिसमें आधुनिक पूंजीपति, आधुनिक मजदूर, आधुनिक बुद्धिजीवी, इसकी चर्चा की है। तो इस प्रकार से जो दूसरा चरण है ये उद्योग विकास का चरण रहा है, जिसमें नए नए आधुनिक पूंजीपति वर्ग निकल कर सामने आया है, आधुनिक मजदूर वर्ग निकल कर सामने आता है, आधुनिक बुद्धिजीवी वर्ग निकल कर सामने आता है। और भारतीय राष्ट्रवाद का विकास एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि अंग्रेजों द्वारा लाए गए सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस का परिणाम है, ऐसा AR देसाई कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के बहुत से कारकों का उल्लेख किया है। इन कारकों के सही सेट को पहचानिए। ब्रिटिश द्वारा बनाई गई कृषि और औद्योगिक नीतियां, ये शामिल किया है। संप्रेषण के साधन, ये भी है। राष्ट्रीय सुधार आंदोलन, इसको भी AR देसाई ने शामिल किया है। मुद्रण माध्यम, इसको भी शामिल किया है, क्योंकि इसी के माध्यम से ही छाप छापे खाने के द्वारा, न्यूज़पेपर प्रिंटिंग के द्वारा विचारों को प्रसार किया गया है। और राष्ट्रवाद की भावना को जगाने में मुद्रण माध्यम भी एक कारगर तरीका रहा है। आधुनिक निरपेक्ष शिक्षा, ये इन्होंने ये भी माना है। और इलेक्ट्रॉनिक संचार साधन, इसको इन्होंने शामिल नहीं किया है। इस प्रकार से राइट ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्न में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का उपयोग किया है? जाति गतिशीलता का विश्लेषण, अर्थात निचली जाति द्वारा ऊपर स्थित जातियों की संस्कृति कार्य व्यवहार को अपनाने के संदर्भ में संस्कृतिकरण का कॉन्सेप्ट, जो कि एमएन श्रीनिवास ने दिया है। इस प्रकार से राइट ऑप्शन ऑप्शन सी हो जाता है। इसमें कहा गया है कि डीपी मुखर्जी स्वयं को मार्क्सवादी कहलाने के बजाय मार्क्सवादी विज्ञानी कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं, अर्थात मार्क्सिकोलॉजिस्ट कहलाना ज्यादा पसंद करते हैं। उन्होंने कारण दिया है कि उन्होंने भारतीय परंपरा और आधुनिकता के बीच मुठभेड़ की द्वंद्वात्मक व्याख्या की चेष्टा की, जो मूल्य समावेशन तथा सांस्कृतिक संश्लेषण पर अधिक महत्व देती है और वर्ग संघर्ष पर कम महत्व देती है। ये भी सही है, अर्थात कथन भी सही है और कारण भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन द्वारा अंग्रेजी में शिक्षा लागू करने पर यह तर्क किसने दिया कि यह उच्च वर्ग को शेष समाज से अलग रखने की परिचायक हुई है? राधाकमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, AR देसाई, एमएन श्रीनिवास। तो भारतीय राष्ट्रवाद की आलोचना किसने की है? AR देसाई ने की है।
तो स्वाभाविक सी बात है, ये तर्क कौन देंगे? AR देसाई देंगे, तो इसलिए ऑप्शन सी सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किसने अपने लेख में उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है? हमने देखा था कि उपाश्रित परिप्रेक्ष्य का उपयोग करने वाले डेविड हार्डीमैन है। BR अम्बेडकर ने इस परिप्रेक्ष्य का उपयोग किया है। ऑप्शन डी। BR अम्बेडकर की बुक्स जो अभी हमने देखी, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, पाकिस्तान एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, हु वर द शूद्रास, द अनटचेबल, बुद्धा एंड हिज धम्मा। एनके बोस एनके बोस एक मानव विज्ञानी होने के साथ साथ समाजशास्त्री भी हैं। एनके बोस ने कल्चरल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट दिया और जाति को आर्थिक और श्रम विभाजन की व्यवस्था के रूप में इन्होंने देखा। कल्चर और सोसाइटी का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। ह्यूमन इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रारंभिक समाजशास्त्रियों में से किसने भारतीय समाजशास्त्र तथा सामाजिक मानव विज्ञान में जमीनी आणविकतावाद लागू किया है? GS भुर्र, RK मुखर्जी, AK शरफ या उपयुक्त में से कोई नहीं? जमीनी आणविकतावाद ये GS भुर्रे ने शुरू किया और GS भुर्रे ने अपनी बुक कास्ट एंड रेस इन इंडिया इसमें इसको अच्छे से लागू किया है। तो ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। रामकृष्ण मुखर्जी द्वारा पश्चिम बंगाल में नातेदारी एवं परिवार संरचना में परिवर्तन सीमा को मापने के लिए किस विधि शास्त्र का प्रयोग किया है? गुणात्मक, मात्रात्मक, तुलनात्मक या प्रकार्यात्मक? गुणात्मक मतलब क्वालिटेटिव मेथड का, या क्वांटिटेटिव मेथड का, या कंपैरेटिव मेथड का, या फंक्शनल का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, क्वांटिटेटिव मेथड का यूज किया है। आगे बढ़ते हैं। डिसिप्लिन एंड पनिश द बर्थ ऑफ द प्रिजन बुक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं मिशेल फूको। मिशेल फूको ने हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी का भी कॉन्सेप्ट दिया है, मैडनेस एंड सिविलाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है, सत्ता के बारे में भी विचार दिया है और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज का भी इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है। जे देरिडा ने राइटिंग और डिफरेंसेस का कॉन्सेप्ट दिया है। आगे बढ़ते हैं। सिमुलेशन बुक के लेखक कौन है? सिमुलेशन बुक के लेखक हैं जीन बाudrillard, ऑप्शन डी। और जीन बाudrillard किसके लेखक हैं? इन्होंने सिंबॉलिक एक्सचेंज एंड डेथ इसकी भी रचना की है। द सिस्टम ऑफ ऑब्जेक्ट की भी रचना की है। और ल्योटार्ड ने द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन इसको दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। SC दुबे द्वारा लिखी गई पुस्तकों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया ये 1977 में लिखी थी। इंडियाज चेंजिंग विलेज 1958 में लिखी थी। इंडियन विलेज 1955 में लिखी थी। सोशल साइंसेज इन चेंजिंग सोसाइटी ये 1974 में लिखी थी। तो दी गई बुक्स में सबसे लेटेस्ट ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया और सबसे पहले इंडियन विलेज को लिखा। तो इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएंगे? ऑप्शन हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है सही, तो ये सारे ही ऑप्शन गलत हैं। आगे बढ़ते हैं। थिंकिंग सोशियोलॉजी बुक के लेखक कौन है? तो इस बुक को लिखा है जिगमेट, बाउमैन और टिम ने, ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। कौन नहीं? संरचनात्मक मार्क्सवादी अर्थात स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म जो कि 20वीं सदी के मध्य में एक विचार आया।
और यह विचार फोकस्ड है समाज की संरचना और उसके घटकों के बीच के संबंधों पर। जो समाज की संरचनाएं हैं और उनके बीच क्या संबंध रहा है, उन संबंधों को समझने पर यह विचारधारा केंद्रित है और यह परंपरागत मार्क्सवाद की आलोचना करता है और यह बल देता है समाज की संरचना के अध्ययन पर और आर्थिक निर्धारणवाद की ये आलोचना करता है। जैसे मार्क्सिस्ट विचारधारा में कहा गया कि समाज का आधार उत्पादन प्रणाली है। उत्पादन प्रणाली ही समाज के अन्य अंगों को प्रभावित करती है और उनको निर्धारित करती है। जबकि इसमें कहा गया है कि नहीं, सिर्फ उत्पादन प्रणाली ही समाज को प्रभावित या निर्धारित नहीं करती, बल्कि समाज के अन्य अंग भी हैं, उनके अध्ययन पर भी बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके फंक्शंस भी समाज को निर्धारित और प्रभावित करते हैं। और संरचनात्मक मार्क्सवादी समाज को इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म मानते हैं, अर्थात समाज को एकीकृत यंत्र की तरह मानते हैं, जहां सभी अंग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, लेवी स्ट्रॉस। लेवी स्ट्रॉस जो कि एक फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं और इन्होंने कहा है कि मानव संस्कृति मानव मस्तिष्क की उपज है। अदर ऑप्शंस को भी देख लेते हैं, जैसे लुई एल्थ्यूजर। लुई एल्थ्यूजर ये फ्रांसीसी समाजशास्त्री हैं। लुई एल्थ्यूजर संरचनात्मक मार्क्सवाद को सबसे व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करते हैं। संरचनात्मक मार्क्सवाद के संदर्भ में अगर किसी विचारक का नाम लिया जाएगा तो वो लुई एल्थ्यूजर सबसे प्रमुख है। इन्होंने साथ ही में एक विचार दिया है, वो विचार यह है कि राज्य सिर्फ दमन करने वाला नहीं होता है, या राज्य दमन के जरिए ही नहीं बल्कि विचारधारा के जरिए भी शासन करता है। और उस विचारधारा से तात्पर्य है विचारधारात्मक उपकरण से, अर्थात विचारधारा के टूल्स जैसे शिक्षा प्रणाली, धार्मिक प्रणाली या धार्मिक व्यवस्था, संस्थान, इंस्टीट्यूशंस, मीडिया, परिवार, ये सब विचारधारा के टूल्स हैं। तो इस प्रकार से लुई एल्थ्यूजर कहते हैं कि राज्य सिर्फ लोगों का दमन करके ही शासन नहीं करता है, बल्कि विचारधारा के जरिए भी शासन करता है। अब लुई एल्थ्यूजर के विचार को आगे बढ़ाने का काम निकोलस पेलेंजा ने किया है। निकोलस पेलेंजा जो कि एक यूनानी फ्रांसीसी समाजशास्त्री है। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाता है लेवी स्ट्रॉस, जो कि संरचनात्मक मार्क्सवादी नहीं कहे जाते। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि पार्सन्स के अनुसार निम्न में से कौन सा एक समाज का उद्विकासीय स्तर नहीं है। पार्सन्स जो कि एक प्रकारवादी समाजशास्त्री है, इनका जन्म 1902 में हुआ और मृत्यु 1979 में हुई। और साथ ही में इन्होंने समाज के उद्विकास को पैटर्न वेरिएबल्स के जरिए समझाने का प्रयास किया है। पैटर्न वेरिएबल्स जो कि पार्सन्स के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण विचार है, जिसको हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। और साथ ही में इन्होंने विकास के क्या ट्रेंड रहते हैं उनको भी समझाया है और इसके दो ट्रेंड की बात चर्चा की है, पार्टिकुलरिज्म से यूनिवर्सलिज्म की ओर, अर्थात विशेषीकरण से सार्वभौमिकरण की ओर विकास होता है। और दूसरा विकास होता है एस्केपिज्म से अचीवमेंट की ओर। अब चर्चा करते हैं कि इनके विकास के स्तर क्या क्या रहे हैं। तो इन्होंने
विकास के स्तरों की जो चर्चा की है वो 3 स्तर बताए हैं। एक आदिम समाज, दूसरा स्तर रहा है मध्यवर्ती समाज और तीसरा स्तर रहा है आधुनिक समाज। तो आदिम समाज जो कि प्रिमिटिव सोसाइटी की चर्चा करते हैं और मध्यवर्ती समाज जिसमें 2 समाज की इन्होंने चर्चा की है। एक है अति प्राचीन समाज और दूसरा है ऐतिहासिक समाज। पार्सन्स जो कि एजाइल मॉडल भी देते हैं जो समाज के फंक्शंस को या समाज के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए आवश्यक होता है। और इन्होंने सोशल एक्शन थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट दिया है और पैटर्न वेरिएबल, जैसा कि हमने देखा कि पैटर्न वेरिएबल्स का भी इनका कॉन्सेप्ट है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पे आते हैं कि पार्सन्स ने कौन से समाज का उद्विकासी स्तर नहीं माना है। तो निम्न आदिम स्तर आदिम समाज जो कि माना है, माध्यमिक समाज जिसमें 2 समाज की चर्चा करते हैं, अति प्राचीन समाज, ऐतिहासिक समाज, इसको भी माना है। औद्योगिकृत समाज जो कि आधुनिक समाज है, उसको भी माना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है जंगली स्तर। जंगली स्तर ये नहीं शामिल किया है। सबसे पहले समाज आदिम समाज था, आदिम समाज से फिर अति प्राचीन समाज, अति प्राचीन समाज से ऐतिहासिक समाज, ऐतिहासिक समाज से आधुनिक समाज का विकास होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न प्रकारवादियों में से कौन नव प्रकारवाद अर्थात नियो कॉन्सुलिज्म के प्रवर्तक नहीं है। ऑप्शन है पीटर वर्जर, उलरिच बेक, जेसी अलेक्जेंडर, आर के मार्टन। तो नव प्रकारवाद के प्रवर्तक है पूछा गया है। प्रकारवादियों में से कौन नव नव प्रकारवाद के प्रवर्तक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेसी अलेक्जेंडर। जेसी अलेक्जेंडर जो कि यूएसए के रहने वाले हैं, अमेरिकन समाजशास्त्री हैं। नव प्रकारवाद क्या है? नव प्रकारवाद जो कि प्रकारवाद की कमियों को दूर करने का प्रयास करता है। प्रकारवाद क्या है? जो कहता है कि समाज में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो समाज के लिए लाभदायक है। और नव प्रकारवाद कहता है कि समाज में घटित होने वाली घटनाएं समाज के को हर तरह से लाभ ही नहीं पहुंचाती हैं बल्कि कुछ नुकसान भी पहुंचाती हैं। पूरा अच्छा अच्छा नहीं कहा, इन्होंने कहा कि कुछ अच्छा भी होता है कुछ खराब भी होता है। जबकि प्रकारवाद कहते हैं कि जो समाज में घटनाएं घटित होती हैं वो सारी ही घटनाएं समाज को अच्छा अच्छा करती हैं या समाज को बेनिफिट देती हैं, समाज के लिए लाभकारी होती हैं। नव प्रकारवाद के जनक कौन है? तो नव प्रकारवाद के जो जनक माने जाते हैं वो अर्नस्ट बी हास को माना जाता है। अर्नस्ट बी हास के सिद्धांत को आगे बढ़ाया है नोएल लिंडबर्ग ने। तो इन्हें भी नव प्रकारवादी विचारक में शामिल किया जाएगा। अर्नस्ट बी हास को भी, अर्नस्ट बी हास तो इनके जनक ही है नव प्रकारवाद के। और अर्नस्ट बी हास के साथ काम किया है फिलिप स्मिटर ने। जेसी अलेक्जेंडर पर वापस लौटते हैं और देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन से कॉन्सेप्ट और दिए हैं। तो इन्होंने कल्चरल सोशियोलॉजी का कॉन्सेप्ट दिया है। कल्चरल सोशियोलॉजी के अपने सिद्धांत में इन्होंने संस्कृति को स्वायत्त माना है और कहा है और संस्कृति को कारणात्मक शक्ति के रूप में देखा है कि समाज में जो भी घटना होती है उस घटना के पीछे का कारण संस्कृति में छुपा हुआ है। और इन्होंने सिविल स्फीयर का भी कॉन्सेप्ट दिया है। सिविल स्फीयर, सिविल स्फीयर एक स्वायत्त क्षेत्र होता है, ऑटोनोमस फील्ड, ऑटोनोमस जोन होता है जो विचार जहां जिसमें विचार विमर्श और सहयोग पर बल दिया जाता है। और सिविल स्फीयर जो होता है वो काम करता है प्योर और इम्प्योर की कॉन्सेप्ट पर, प्योर और इम्प्योर के सांस्कृतिक कोड पर काम करता है। प्योर जो कि सिविल है, जो कि
नैतिक जो सामाजिक है, इम्प्योर इम्प्योर जो कि गैर नैतिक, गैर सामाजिक, वो सब इम्प्योर में होता है। तो इस प्रकार से इन्होंने सिविल स्फीयर को समझाने का प्रयास किया। इसको हम और आगे आने वाले प्रश्नों में देखेंगे। और साथ ही में इन्होंने सामाजिक कार्यवाही को समझाने के लिए जो भी सामाजिक व्यवहार होते हैं उनको समझाने के लिए सांस्कृतिक संरचनाओं को देखा है, संस्कृति पर ज्यादा बल दिया है और सांस्कृतिक संरचनाओं को ही अपने अध्ययन का केंद्र माना है। और ये समाज को एक कल्चरल टेक्स्ट के रूप में देखते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है? जेसी अलेक्जेंडर। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि पार्सन्स के सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? पार्सन्स का सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत क्या है? तो पार्सन्स ने कहा कि सामाजिक व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है, इसको समझाने के लिए क्रियात्मक दृष्टिकोण अर्थात फंक्शनल पर्सपेक्टिव को फॉलो किया है। और पार्सन्स ने समाज के अध्ययन में समाज को एक बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह देखा है। बायोलॉजिकल सिस्टम की तरह देखने से अर्थात तात्पर्य क्या है? तो बायोलॉजिकल सिस्टम अर्थात जैसे एक शरीर होता है, शरीर को जिंदा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है और शरीर को गतिमान बनाए रखने के लिए उसके हाथ पैर सही सुचारू रूप से चलते रहें। इसके लिए जरूरी होता है कि वो काम करता रहे, हाथ पैर चलते रहे, वो दिन प्रतिदिन एक्सरसाइज करे। और मानसिक स्वास्थ्य सही रखने के लिए जरूरी है कि वो कार्यों में व्यस्त रहे, उसके सामने लक्ष्य हो, उन लक्ष्य को प्राप्त करने में वो व्यक्ति लगा हो। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने सामाजिक व्यवस्था का सिद्धांत दिया है। सामाजिक व्यवस्था के अपने सिद्धांत में 3 मौलिक तत्वों की इन्होंने चर्चा की है। वो 3 मौलिक तत्व क्या है? पहला मौलिक तत्व है सोशल वैल्यूज अर्थात सामाजिक मूल्य जो बताते हैं कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, कि समाज में अच्छी गतिविधि क्या है, बुरी गतिविधि क्या है। दूसरा तत्व है सोशल नॉर्म्स। सोशल नॉर्म्स जो हमें बताते हैं अर्थात सामाजिक मानदंड जो बताते हैं कि विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट व्यवहार को अर्थात कुछ विशिष्ट परिस्थितियां होती हैं, उन विशिष्ट परिस्थितियों में उन विशिष्ट व्यवहार का ही किया जाना आवश्यक है। जैसे कोई व्यक्ति मर गया है, तो अगर कोई व्यक्ति समाप्त हो गया है या किसी का देहांत हो गया है, तो उस स्थिति में हम वहां मौजूद होते हैं, तो वहां पे हंसी मजाक नहीं होता है। जब हंसी मजाक वाला माहौल होता है तो हम हंसी मजाक करते हैं, जब सीरियसनेस वाला माहौल होता है तो हम सीरियस होते हैं। अब तीसरा इन्होंने बताया है कल्चरल पैटर्न। कल्चरल पैटर्न क्या है? जो मूल्य और मानक हैं वे भूमिका के मार्गदर्शक होते हैं अर्थात कि आपको कौन सी भूमिका किस समय अपनानी है, कब आपको एज अ हस्बैंड की तरह बिहेव करना है, कब आपको एज अ सन की तरह बिहेव करना है, कब आपको एज अ फादर की तरह बिहेव करना है। तो जो कल्चरल पैटर्न है, ये मूल्य या मानक है, ये आपकी भूमिका के मार्गदर्शक हैं। इसी प्रकार से ये जो 3 तत्व हैं, इनसे मिलकर एक सामाजिक व्यवस्था बनती है। और साथ ही में इन्होंने समाज को क्या कहा है? इन्होंने समाज को जानने के लिए या समाज को समझने के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं का जानना जरूरी है, इस पर बल दिया है। इस प्रकार से अब क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें कहा गया है कि सामाजिक व्यवस्था सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? सामाजिक व्यवस्थाएं व्यक्तियों से निर्मित होती हैं, बिल्कुल सही है।
सामाजिक व्यवस्था एक आदर्श प्रारूपी निर्माण है। हाँ, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 1 और 2 दोनों होगा। साथ ही में पार्सन्स ने एजाइल मॉडल की भी चर्चा की है। एडॉप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन और लेटेंसी। एजाइल मॉडल की चर्चा क्यों की है? एजाइल मॉडल की चर्चा इसलिए की है कि कोई भी सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए, उसके अस्तित्व में रहने के लिए उन्होंने एक एजाइल मॉडल दिया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सूची 1 और सूची 2 को दिया गया है जिसका मिलान करना है। तो एडविन लैमर्ट, जॉन वाल्बी, मर्टन, बेकर, लेबलिंग थ्योरी, ये बेकर से संबंधित है। तो डी का 2 हो जाएगा। एडवन एडविन लैमर्ट, ये किसका? ये प्राथमिक विचलन और द्वितीयक विचलन का कॉन्सेप्ट दिया है। जॉन वॉल्बी ने 40 फॉर जुवेनाइल थ्रोप्स का कॉन्सेप्ट दिया है। मर्टन ने सामाजिक सिद्धांत और सामाजिक संरचना के बारे में अपने विचार दिए हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाता है 4132 ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है जे अलेक्जेंडर ने प्रकारवाद की प्रमुख कमियां बताई हैं। तो कौन सी है? व्यक्तिवाद का विरोध, रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो जे अलेक्जेंडर जो कि प्रकारवाद की आलोचना करते हैं और प्रकारवाद में आलोचना करते हुए उन्होंने जो इसकी कमियां बताई हैं उनमें व्यक्तिवाद का विरोध, रूढ़िवाद एवं आदर्शवाद, इन दोनों को ही शामिल किया है। तो ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाते हैं। जे अलेक्जेंडर जो कि एक नव प्रकारवादी विचारक है और इनका जो मुख्य काम रहा है वो कल्चरल सोशियोलॉजी के फील्ड में काफी अच्छा काम इनका रहा है। और इन्होंने सिविल स्पेयर का कॉन्सेप्ट दिया है जैसा कि अभी हमने देखा। और इन्होंने स्वायत्त क्षेत्र की भी चर्चा की है, ऑटोनोमस फील्ड की चर्चा की है, जिसमें सार्वजनिक विचार विमर्श और सहयोग पर बल दिया है। मतलब ऐसा क्षेत्र जहाँ सार्वजनिक विचार विमर्श और सहयोग हो उसे स्वायत्त क्षेत्र कहा है। और ये आलोचक रहे हैं। किसके आलोचक रहे हैं? तो ये पार्सन्स के प्रकारवाद के आलोचक रहे हैं और मार्क्सवाद के भी आलोचक रहे हैं। पार्सन्स के प्रकारवाद के आलोचक इसलिए रहे हैं क्योंकि ये कहते हैं कि सामाजिक व्यवस्था क्या है? स्थिर है, इसमें परिवर्तन नहीं होता है, ये स्थिर और समाज के हर कार्य समाज के लिए किसी न किसी प्रकार से लाभदायक है, समाज को लाभान्वित करता है। मार्क्सवाद जो कि कहते हैं कि उत्पादन प्रणाली पर जो ज्यादा बल देते हैं और कहते हैं उत्पादन प्रणाली ही समाज का आधार है और समाज को हर तरह से नुकसान पहुंचा रही है। निगेटिव रूप में ये इसका विश्लेषण करते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी कि प्रकारवाद में व्यक्तिवाद का भी विरोध किया गया है और रूढ़िवाद और आदर्शवाद का। तो इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। आगे चलते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन संरचनाकरण सिद्धांत का प्रस्तावक है? संरचनाकरण सिद्धांत अर्थात स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी, इनके प्रस्तावक हैं एंथोनी गिडिंस। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी देखा है कि एंथोनी गिडिंस ने संरचनाकरण का सिद्धांत दिया है और अपने संरचनाकरण के सिद्धांत में इन्होंने संरचना और एजेंसी अर्थात ह्यूमन बिहेवियर को एक दूसरे के पूरक मानते हैं और कहते हैं कि जो समाज की संरचना है मानव व्यवहारों को प्रभावित करती है और मानव व्यवहार समाज की संरचना से प्रभावित होते हैं। और साथ ही में इन्होंने एक और कॉन्सेप्ट दिया है सामाजिक प्रथाओं के दोहराव का कॉन्सेप्ट। और इन्होंने चेतना को दो भागों में बांटा है। एक कहा है व्यवहारिक चेतना, दूसरा कहा है व्यक्तिपरक चेतना, विवेक चेतना। जो व्यवहारिक चेतना है वो दैनिक जीवन
में कार्य करने में मदद करता है। और जो व्यक्तिपरक चेतना है वो शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं उसे, लेकिन व्यावहारिक चेतना को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते और यह हमें दैनिक जीवन में कार्य करने में मदद करता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या है? एंथोनी गिडन। आगे बढ़ते हैं। किसने मध्य अधसीमा सिद्धांत के प्रयोग का समर्थन किया है? टालकट पार्सन्स, स्टेफन पोल, आर.के. मर्टन, हर्बर्ट स्पेंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर.के. मर्टन। मध्य अधसीमा सिद्धांत अर्थात थ्योरी ऑफ मिडिल रेंज। और इसमें कहा गया है कि जो समाजशास्त्र है उसे एक और बड़े बड़े जो सिद्धांत रहे हैं, जो सार्वभौमिक सिद्धांत रहे हैं, उनको समझाने वाले, और दूसरी ओर जो छोटे छोटे तथ्य रहे हैं, जो छोटे छोटे तथ्यों से मिलकर सिद्धांत बने हैं, उनके बीच में रहना चाहिए और समाज का अध्ययन करना चाहिए। और आर.के. मर्टन ने कहा है कि छोटे छोटे सिद्धांतों के जरिए ही समाजशास्त्र धीरे धीरे विकसित होगा, क्योंकि समाजशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने की होड़ चल रही थी और समाजशास्त्र को एज अकेडमिक सब्जेक्ट के रूप में स्थापित करने का प्रयास चल रहा था। उन्हीं प्रयासों के क्रम में आर.के. मर्टन ये सिद्धांत देते हैं, मध्य अधसीमा का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने यही कहते हैं कि समाजशास्त्र से बड़े बड़े सिद्धांतों को समझाने के लिए नहीं, बल्कि छोटे छोटे तथ्यों के संग्रह से मिलकर जो सिद्धांत बनते हैं, उनके और बड़े सिद्धांतों के बीच में रहकर अध्ययन करना चाहिए सामाजिक घटनाओं का। और इनके और भी कॉन्सेप्ट रहे हैं, जैसे एनोमी का कॉन्सेप्ट और स्ट्रेन थ्योरी, जो कि एनोमी और स्ट्रेन थ्योरी ये दुर्खीम का भी रहा है और इसी को इन्होंने और आगे बढ़ाया है। और इन्होंने अप्रत्याशित सामाजिकरण का भी कॉन्सेप्ट दिया है, अर्थात अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस। और इन्होंने रेफरेंस ग्रुप थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट दिया है, अर्थात संदर्भ समूह का कॉन्सेप्ट। और इन्होंने रोल सेट का भी कॉन्सेप्ट दिया है, अर्थात भूमिका संग्रह का कॉन्सेप्ट। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रकार्यात्मक विश्लेषण में मर्टन के अनुसार निम्न में से कौन से आवश्यक आधार तत्व हैं? समाज की प्रकार्यात्मक एकता, सार्वभौमिक प्रकारवाद, एकीकरण, अपरिहार्यता। तो जो एकीकरण का कॉन्सेप्ट है, पार्सन्स का कॉन्सेप्ट है। पार्सन्स ने अपने एजाइल मॉडल में समाज की व्यवस्था और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए एजाइल मॉडल का कॉन्सेप्ट दिया था। तो प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकताएं जो एक समाज को बनाए रखने के लिए आवश्यक होती है, उसको अपने एजाइल मॉडल के थ्रू समझाया था, जिसमें एक आता था एडॉप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन, लेटेंसी। तो इस प्रकार जो एकीकरण है, ये पार्सन्स के प्रकार्यात्मक पूर्व आवश्यकता का मॉडल में आता है। इस प्रकार से इसका राइट आंसर होगा पहला, दूसरा और चौथा, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि सामाजिक संरचना में व्यक्ति के साथ सभी सामाजिक संबंध वास्तव में यथार्थ संबंध होते हैं। ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, जिन्सबर्ग, आर.के. मर्टन, रेमंड फर्क। तो इसका राइट आंसर होगा रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन जो कि एक ब्रिटिश समाजशास्त्री हैं और इन्होंने समाज को एक जैविक ऑर्गेनिज्म के रूप में माना है, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की तरह देखा है। और इन्होंने संघर्ष और प्रतिद्वंदता के विषय में कहा है कि ये सामाजिक संरचना को बनाए रखने का काम करते हैं, अर्थात जो समाज में संघर्ष और प्रतिद्वंदता है, ये समाज की संरचना को बनाए रखने का काम करती है। और इनके और भी कॉन्सेप्ट रहे हैं, उनको भी जान लेते हैं। तो इन्होंने स्ट्रक्चरलिस्ट फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, अर्थात संरचनात्मक प्रकारवाद का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया है। और कहा है कि समाज में सामाजिक संस्थाओं में जुड़ाव होता है और इन सामाजिक संस्थाओं में जुड़ाव के कारण ही फंक्शंस द्वारा
समाज में स्थायित्व और एकीकरण लाने का काम करती हैं। दूसरा इन्होंने दिया है सामाजिक संरचना का कॉन्सेप्ट। सामाजिक संरचना के विषय में इन्होंने कहा है कि सामाजिक संरचना सामाजिक संबंधों का जाल है। ब्राउन का उद्देश्य था कि विभिन्न समाजों में संरचनाओं की तुलनात्मक अध्ययन करना, और व्यक्ति से अधिक इन्होंने संरचना पर बल दिया है। समाज की संरचना को समझने पर ज्यादा बल दिया है। और संरचना के विषय में इन्होंने कहा है कि ये व्यक्तियों से ऊपर है। साथ ही ये ब्राउन जो है ये मानव विज्ञानी है, और इन्होंने तुलनात्मक विज्ञान का भी अध्ययन किया है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि रॉबर्ट के मर्टन के अनुसार निम्न में से कौन 4 संस्थागत मजबूरियां हैं? यूनिवर्सलिज्म, पर्टिकुलरिज्म, कम्युनिज्म, साम्यवाद या डिसइंटरेस्टेडनेस अर्थात अनभिरुचि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले समझते हैं संस्थागत मजबूरियां क्या हैं। संस्थागत मजबूरियां जिसे हम इंस्टीट्यूशनल इम्परेटिवनेस भी कहते हैं, या फिर इसे साइंटिफिक एथोस भी कहते हैं। ये विज्ञान की सामाजिक संरचना के फंडामेंटल रूल्स हैं। ये वे मूल्य और मानदंड हैं जो भी वैज्ञानिक समुदाय है उसके व्यवहार को कंट्रोल करते हैं और विज्ञान की प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। यदि इन मूल्यों और मानदंडों को एक वैज्ञानिक शामिल करता है तो वो वैज्ञानिक समुदाय के व्यवहार को कंट्रोल करता है, और ये मूल्य और मानदंड वे हैं जो विज्ञान की प्रगति को सुनिश्चित करते हैं। इस प्रकार से जो इंस्टीट्यूशनल इम्परेटिव्स हैं इन्हें कुदोस के रूप में जाना जाता है। कुदोस अर्थात कम्युनिज्म, यूनिवर्सलिज्म और डिसइंटरेस्टेडनेस और ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिसिज्म, इस प्रकार से इन्हें जाना जाता है। कुदोस अर्थात जिसमें सी का तात्पर्य है कम्युनिज्म से, साम्यवाद या सामुदायिकता से, जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान को सार्वजनिक संपत्ति माना गया है। यूनिवर्सलिज्म जिसमें वैज्ञानिक सत्य का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक मानदंडों के अनुरूप किया जाता है। डिसइंटरेस्टेडनेस में निस्वार्थता में बिना स्वार्थ भाव के हम ये अध्ययन करते हैं। और ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिज्म अर्थात संगठित संशयवाद जिसमें हम संगठित होकर किसी समस्या के हल को ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा बताई गई जो 4 संस्थागत मजबूरियां या इंस्टीट्यूशन इम्परेटिवनेस है उसे कुदोस के रूप में जाना जाता है। कम्युनिज्म सही है, कम्युनिज्म है। यूनिवर्सलिज्म ये भी है। डिसइंटरेस्टेडनेस ये भी है। ऑर्गेनाइज्ड स्केप्टिज्म, पार्टिकुलरिज्म की कोई बात नहीं की गई है, तो इस प्रकार से बी हट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रकारवादियों को उनके द्वारा दिए गए योगदान के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रेडक्लिफ ब्राउन जिन्होंने 1881 में जन्म लिया, 1955 में इनकी डेथ हो गई। मेलिनोस्की जो 1884 में जन्म लिया, 1942 में इनकी मृत्यु हो गई। दुर्खीम जो कि 1858 में जन्म लिया, 1917 तक ये रहे। और आर.के. मर्टन 1910 में जन्म लिया, 2003 में इनकी मृत्यु हो गई। टालकट पार्सन जो कि 1902 में जन्म लेते हैं और 1979 में इनकी डेथ हो जाती है। तो इस प्रकार से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि लेवी स्ट्रॉस ने
आदिम संस्कृति के संकेत प्रणालियों को प्रतिपादित किया, जिसकी सभी बातों की जांच किसके आधार पर की गई है? जाति संरचना के आधार पर, या वर्ग संरचना, या प्रजाति प्रणाली, या नातेदारी संरचना? तो इसका राइट आंसर होगा नातेदारी संरचना के आधार पर। यहाँ पर हम समझते हैं कि संकेत प्रणालियां क्या है। ये समझने की एक कुंजी है। किसको समझने की एक कुंजी है? तो इसकी है ये सामाजिक जीवन को, विश्वास को, मानसिक संरचनाओं को, इनको समझने की एक प्रणाली है जिसे संकेत प्रणाली कहते हैं। ये आधारित है सार्वभौमिक मानव मस्तिष्क पर, सार्वभौमिक मानव मस्तिष्क के तर्क पर, जो बाइनरी अपोजिशन के जरिए दुनिया को क्लासिफाई करता है और अर्थ प्रदान करता है। अब बाइनरी अपोजिशन क्या है? तो बाइनरी अपोजिशन जिसमें कहा जाता है कि हर शब्द का अपोजिट शब्द भी होता है, जैसे अच्छा का बुरा और रोना का हंसना, तो ये आपस में जुड़े होते हैं, यही बाइनरी अपोजिशन है। और इसी के जरिए हम दुनिया को क्लासिफाई करते हैं, अर्थ प्रदान करते हैं। और जो संकेत प्रणाली है, सिस्टम ऑफ सिग्निफिकेंस में इसको समझाने का प्रयास किया है। संकेत प्रणालियों का अध्ययन या संकेत प्रणालियों का महत्व, संकेत प्रणालियों के अध्ययन में इन्होंने मुख्यतः 3 क्षेत्रों में ये अध्ययन किया है। वो 3 क्षेत्र क्या है? एक है टोटमवाद, इसमें संकेत प्रणालियों का अध्ययन किया है। दूसरा है किनशिप सिस्टम, इसमें भी संकेत प्रणालियों का इन्होंने अध्ययन किया है। और तीसरा है मिथ्स, इसमें भी संकेत प्रणालियों का अध्ययन किया है। मिथ्स जो आदिम संस्कृति की महत्वपूर्ण प्रणालियों में से एक है, और मिथ्स को इन्होंने मिथक इकाइयों में तोड़ा है, अर्थात जिसे मिथीन्स कहते हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इन्होंने नातेदारी संरचना के आधार पर अपने संकेत प्रणालियों का अध्ययन किया है और अपने संकेत प्रणालियों की सभी बातों को जांचा है। इस प्रकार से सिस्टम ऑफ सिग्निफिकेंस के 3 क्षेत्र हैं, टोटमवाद, किनशिप और मिथ्स। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि इवान इलिच के अनुसार विश्वविद्यालयों ने निम्न में से 4 मूल प्रकार विकसित किए हैं, और वो क्या है? इवान इलिच जो कि फाउंडर हैं सोशियोलॉजी ऑफ लॉ के। सोशियोलॉजी ऑफ लॉ कहता है कानून का अध्ययन समाज के संदर्भ में करना, न केवल नियमों के तर्क के रूप में। और सोशियोलॉजी ऑफ लॉ में ही इन्होंने अपने लिविंग लॉ कॉन्सेप्ट दिया है। लिविंग लॉ के कॉन्सेप्ट में इन्होंने समाज में वास्तव में चलने वाले रीति रिवाज, प्रथाएं और सामाजिक मानदंड को लिविंग लॉ की संज्ञा दी है। जो समाज में रीति रिवाज है, प्रथाएं हैं, मानदंड हैं, ये सब लिविंग लॉ का ही पार्ट है। और कानून का जो वास्तविक स्रोत हम कहते हैं कि समाज है। और स्टेट लॉ के बारे में इन्होंने बताया है कि स्टेट लॉ है वो राज्य ने बनाया, राज्य ने ही लागू किया है, और कानून का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है जो खुद बेस्ड होता है लिविंग लॉ पर। अब प्रश्न पर आते हैं। 4 मूल प्रकार। अब आपकी परिचर्चा का प्रावधान, ये भी सही है। वृत्ति भूमिकाओं के तहत लोगों का वितरण, ये भी सही है। प्रभुत्व मूल्यों का अधिगम, ये सही है। समानता को बढ़ावा और व्यक्तिगत सृजनात्मकता का विकास, ये इन्होंने अपने अध्ययन में इसके बारे में चर्चा नहीं की है। सामाजिक रूप से स्वीकृत कौशल ज्ञान का अर्जन, ये सही है, इसको शामिल किया है। तो इस प्रकार से राइट आंसर हो जाएगा ए बी सी ई, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एक निश्चित मात्रा में संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रकार्यात्मक होने की अपेक्षा समूह निर्माण एवं सामूहिक जीवन के स्थायित्व के लिए आवश्यक तत्व है। पीएस को है लेविस कोजर, राउल्फ डेरेनडार, जोनाथन टर्नर। तो इसका राइट आंसर होगा लेविस कोजर। लेविस कोजर जो कि एक यूएसए के समाजशास्त्री हैं,
और इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिज्म का प्रतिपादन भी किया है, अर्थात संघर्ष प्रकार्यात्मकता सिद्धांत का इन्होंने प्रतिपादन किया है, और जिसमें इन्होंने कॉन्फ्लिक्ट के दो रूप की चर्चा की है। एक कॉन्फ्लिक्ट रियलिस्टिक होता है और दूसरा होता है नॉन रियलिस्टिक। जो रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट होता है उसमें लक्ष्य और संसाधन प्राप्त करने को रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट में शामिल किया जाता है। ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जिसमें लक्ष्य और संसाधन प्राप्त करने के लिए होता है। और नॉन रियलिस्टिक कॉन्फ्लिक्ट अपने क्रोध शत्रुता को बाहर निकालने के लिए होता है। और इसी प्रकार से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये क्लोज सोसाइटी में और ओपन सोसाइटी में अलग अलग रूपों में देखने को मिलता है। इस प्रकार से लेविस और कोजर ये भी कहते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट है वो समाज के लिए आवश्यक भी है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मात्रा में ये प्रकारकारी भी होता है तो दुष्प्रकारकारी भी होता है, ये दोनों है। सिर्फ संघर्ष सिर्फ समाज के लिए सिर्फ दुष्प्रकारकारी ही नहीं है, बल्कि सामाजिक समूह का निर्माण करने के लिए ये आवश्यक है। जैसे यदि एक देश का दूसरे देश से युद्ध होता है तो उस देश के सभी समूह आपस में एकजुट हो जाते हैं, तो वो उस देश के सभी समूहों के बीच एकजुटता को बढ़ाता है। जैसे भारत और पाकिस्तान का अगर मैच होता है तो भारत में हर जाति, हर वर्ग, हर समुदाय के व्यक्ति एकजुटता का भाव महसूस करते हैं और महसूस करते हुए वो मैच देखते हैं और अपने देश के टीम को जीतने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या होगा? लेविस से कोजर। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से कौन सी एक मालिनोवस्की की मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत नहीं आती है? भूख, प्रजनन, स्वास्थ्य, अर्थव्यवस्था। तो समझते हैं मालिनोवस्की के बारे में। मालिनोवस्की जो कि एक नरविज्ञानी है और ये प्रकारवादी भी हैं। इन्होंने ट्रोबियंट द्वीप वासियों का अध्ययन किया है और ट्रोबियंट द्वीप वासियों के अध्ययन में इन्होंने कुलारिंग प्रथा का भी अध्ययन किया है। इन्होंने कहा है कि संस्कृति क्या है, तो ये संस्कृति के बारे में बताते हैं कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने वाली संस्कृति है। संस्कृति वह है जो मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करती है। और ये आवश्यकताएं क्या हैं? ये आवश्यकताएं तीन आवश्यकताएं उन्होंने बताई। पहली है प्राथमिक आवश्यकता, प्राइमरी नीड्स। दूसरी उन्होंने बताई है व्युत्पन्न आवश्यकता। तीसरी इन्होंने बताई है एकीकरण संबंधी आवश्यकता। तो प्राथमिक आवश्यकता में जैसे रोटी, कपड़ा, प्रजनन, स्वास्थ्य, ये आपकी प्राथमिक आवश्यकता में है। व्युत्पन्न आवश्यकताओं में जो प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने की प्रक्रिया में उत्पन्न आवश्यकताएं हैं, वो व्युत्पन्न आवश्यकताएं जैसे इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ने भोजन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयास किया। सामाजिक आवश्यकता, सोशल कंट्रोल या सामाजिक कंट्रोल, सामाजिक आवश्यकताओं के लिए सामाजिक कंट्रोल। सामाजिक कंट्रोल ने आपके विचलन के व्यवहार पर नियंत्रण रखा। एजुकेशन, शिक्षा, जिसने आपने से आगे आने वाली पीढ़ियों तक मूल्य मानदंड और मानकों को पहुंचाने का काम किया। अब एकीकरण संबंधी आवश्यकता जो समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करती है, जैसे ज्ञान हो गया, धर्म हो गया, जादू टोना हो गया, तो वो समाज की एकीकरण संबंधी आवश्यकता है। तो इस प्रकार से मालिनोवस्की ने मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत किसकी चर्चा नहीं की है? भूख,
स्वास्थ्य और प्रजनन, ये क्या है? तो भूत, स्वास्थ्य और प्रजनन, ये तीनों उन्होंने प्राथमिक आवश्यकताओं में रखा है। और प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अर्थव्यवस्था है। तो अर्थव्यवस्था, ये व्युत्पन्न आवश्यकताएं हैं जो कि प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा करने के क्रम में उत्पन्न हुई है, जैसे अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। डी जो है वो मूलभूत आवश्यकताओं में शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि निम्न में से सामाजिक संरचना के अध्ययन के दो प्रकार के प्रारूपों अर्थात वास्तविक सामाजिक संरचना, सामान्य सामाजिक संरचना का प्रतिपादन किसने किया है? ए.आर. रैडक्लिफ ब्राउन, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स, टालकट पार्सन। तो बुक्स में इसका राइट आंसर, कई सारी बुक्स, मतलब कुछ बुक्स हैं जिसमें राइट आंसर इसका रैडक्लिफ ब्राउन दिया है, बट रियल में देखा जाए तो रैडक्लिफ ब्राउन इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने ही सामाजिक संरचनाओं के दो प्रारूपों की चर्चा की है, एक वास्तविक सामाजिक संरचना, दूसरा सामान्य सामाजिक संरचना। सामान्य सामाजिक संरचना के बारे में कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज का सतही और आधिकारिक रूप है, अर्थात ये इस बात का दिखावा करती है सामान्य सामाजिक संरचना कि समाज में सभी व्यक्ति इक्वल हैं, सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर अर्थात समान अपॉर्चुनिटी प्राप्त होती है, जैसे लोकतंत्र, कानून, सिविल राइट। तो ये सब क्या है? ये सामान्य सामाजिक संरचना के अंतर्गत ही आते हैं, जो ढिंढोरा पीटते हैं कि सभी व्यक्ति इक्वल हैं, सभी को आगे बढ़ने का समान अवसर प्राप्त होता है। पर क्या रियल में ऐसा है? रियल में तो ऐसा नहीं है। यही कार्ल मार्क्स कहते हैं कि समाज में दो प्रकार की संरचनाएं हैं, एक सामान्य सामाजिक संरचना जो दिखावा करती है कि हर व्यक्ति समान है, सभी को समान रूप से बढ़ने का अवसर प्राप्त है। वहीं दूसरी वास्तविक सामाजिक संरचना है। वास्तविक सामाजिक संरचना जो कहती है कि सामाजिक संबंध शोषण और दमन पर आधारित है और समाज का अंतर्निहित और वास्तविक आधार आर्थिक संबंधों पर टिका है। इसके केंद्र में वर्ग संघर्ष है, जो कहती है समाज में वर्ग संघर्ष है, समाज जो है आर्थिक संबंधों पर टिका हुआ है, सामाजिक संबंध शोषण और दमन पर आधारित है, जैसे गरीब और धनी के बीच कानून लड़ाई लड़ने के लिए उनके पास जो संसाधन है वो असमान होते हैं। एक गरीब व्यक्ति को ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है बजाय धनी व्यक्ति से, क्योंकि गरीब व्यक्ति के पास कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए पर्याप्त साधन मौजूद नहीं है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर कार्ल मार्क्स होगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है कि मानव शास्त्रीय संरचनावाद का पिता किसे कहा जाता है? तो मानव शास्त्रीय संरचनावाद के पिता किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? लेवी-स्ट्रॉस, कुर्ज़वेल, हॉकिस या स्कॉटलैंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सी लेवी-स्ट्रॉस। सी लेवी-स्ट्रॉस, जिन्होंने सामाजिक संरचना को आधारित माना है मानव मस्तिष्क के तर्क पर। बोले जो सामाजिक संरचना है वो ह्यूमन माइंड के तर्क पर आधारित है, जो मानव सोचता है, समझता है, तर्क वितर्क करता है, उसी के आधार पर ही सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। और इसने मिथकों की व्याख्या भी दी है। और इन्होंने सगोत्र विवाह निषेध के बारे में ये कहते हैं कि सगोत्र विवाह निषेध क्या है? सगोत्र विवाह निषेध में स्त्रियों के आदान प्रदान होता है, अर्थात एक गोत्र का व्यक्ति अपने ही गोत्र में विवाह करने को वर्जित रखा जाता है, इसलिए वर्जित, और वो दूसरे गोत्र की स्त्री या पुरुष से विवाह करने को उसे मान्यता दी जाती है।
इसलिए इसी प्रकार इसमें दो गोत्रों के बीच क्या हो रहा है, स्त्रियों का आदान प्रदान हो रहा है। तो इस प्रकार सगोत्र विवाह निषेध का इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया है और इन्होंने बाइनरी अपोजिशन का भी कॉन्सेप्ट दिया है। और बाइनरी अपोजिशन जो कि सोच, भाषा और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की मूलभूत इकाई माना जाता है। इसमें कहा गया है कि रैडक्लिफ ब्राउन ने निम्न के संबंध में फील्ड वर्क किया है: मुरियास, टोडा, ट्रोबिएंट द्वीप समूहवासी, अंडमान द्वीप समूहवासी। तो अभी हमने देखा था कि ट्रोबिएंट द्वीपवासियों का अध्ययन करने वाले ब्राउन मैलिनोवस्की हैं, जो कि एक मानवशास्त्री भी हैं। और अंडमान द्वीपवासियों का अध्ययन किसने किया है? वो रैडक्लिफ ब्राउन ने किया है। और टोडा टोडा तमिलनाडु में पाई जाने वाली एक जाति है जहाँ स्त्रियां भ्रातृत्व बहुपति विवाह करती हैं। मतलब एक व्यक्ति के साथ विवाह, उसके सभी भाइयों के साथ उसका विवाह समझा जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अंडमान द्वीपवासी। भारतीय समाज को समझने के लिए